हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जितने भी जेईएन एग्ज़ाम हैं, जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जेईएन एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ामों का पीवाईक्यू सेशन चल रहा है। और हम लोगों ने मैकेनिकल में, पावर प्लांट में हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म कर लिया है। स्टीम बॉयलर ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, स्टीम नोज़ल ख़त्म कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने ख़त्म कर लिया स्टीम टरबाइन, और उसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, रैंकाइन साइकिल। तो अगर अभी तक आपने बॉयलर आपने नहीं पढ़ा है या नोज़ल नहीं पढ़ा है और आपका स्टीम टरबाइन नहीं पढ़ा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हो और उनकी पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी तक आप ये पावर प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपको पता ही है। और उसमें हम लोगों ने बॉयलर के 67 क्वेश्चन बॉयलर का किया था, 30 क्वेश्चन स्टीम नोज़ल के बेहतरीन क्वेश्चन किए थे जो आते हैं एग्जाम में। स्टीम नोज़ल कोई पढ़ा नहीं रहता, फैमिलियर नहीं रहता, इसके क्वेश्चन छोड़ देते हो आप लोग, तो वो नहीं करना है। जितना मैंने क्वेश्चन कराया है, 30 क्वेश्चन कराया है लगभग, उसमें आप जाके उससे पढ़ लोगे, उससे बाहर नहीं आएगा। सेम स्टीम टरबाइन में है, पूरा एनालिसिस करके पूरा क्या क्या आता है और क्या क्या जेईई एग्जाम में पूछा गया है, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम लोगों ने पीवाईक्यू सेशन खत्म किया हुआ है। तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। ये सब स्कोर वाले सब्जेक्ट है, समझ रहे हो आप। एसएससी जेईई में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता होगा कि पावर प्लांट से 23 से 24 क्वेश्चन आता है, 23 to 24 क्वेश्चन आता है। तो ये अब आपको अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया, 45 से 50 दिन है आपके पास। तो आपकी तैयारी अब इस तरीके से करनी पड़ेगी आपको कि आपको सिलेक्शन लेना है। मैकेनिकल का क्या सिनेरियो है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है डिटेल, पूरा एनालिसिस पे पूरा उसमें ये भी बता दिया था कितनी सीट है। तो आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। पीवाईक्यू यहाँ पे जितना भी इम्पॉर्टेंट है और जितना भी ऑल ओवर इंडिया में पीवाईक्यू है जेईई का, यहाँ ख़त्म करेंगे। तो आज इसी क्रम में रैंकाइन साइकिल हम लोगों ने शुरू किया था। रैंकाइन साइकिल के हम लोगों ने बेसिक्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, रैंकाइन साइकिल में यार क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हम लोगों ने उसमें क्या क्या बात किया था यार। उसमें हम लोगों ने किया था यार आइसेंट्रोपिक, इस पर भी एक क्वेश्चन किया था कि यार रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और इसी को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, फिर होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर क्या होता है आपका, होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और फिर होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये 4 प्रोसेस हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल में पढ़ लिया था। ये 4 प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हीट एडिशन यार बॉयलर से हो रहा था, आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पंप में हो रहा था, जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टरबाइन कर रहा था, और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन ये आपका कंडेंसर कर रहा था। वहीं पे हम लोगों ने बहुत अच्छे 2-3 डाउट वाले क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें क्या किया था, एक क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें किया था कि यार पूछा था कि हमारा प्रोसेस कौन कौन से होते हैं रैंकाइन साइकिल में, ये पूछा था। और उसमें एक ऑप्शन दे रखा था आइसेंट्रोपिक एंड कांस्टेंट प्रेशर। एक में क्या दिया था, एडियाबैटिक और क्या, आइसोबैरिक। तो उसको हम लोगों ने डिटेल में बात की थी यार कि आइसेंट्रोपिक वाला आंसर सही होगा, क्योंकि वहां पे अगर एडियाबैटिक के पहले रिवर्सिबल लगा देता तो वो ऑप्शन सही था। जल्दी में हम लोग अगर एडियाबैटिक देखे यार कि 2 एडियाबैटिक 2 आइसोबैरिक, नहीं, गलत है, वो गलत है। उसका प्रॉपर वर्ड रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही आइसेंट्रोपिक कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये ध्यान होनी चाहिए कि ऑप्शन देख के जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। रैंकाइन साइकिल जब भी आए, अगर प्रोसेस के बारे में पूछा है तो एक बार ऑप्शन को देख लो कि कहीं रिवर्सिबल एडियाबैटिक तो नहीं दिया है, सिर्फ एडियाबैटिक गलत है, नहीं सही है वो। उस क्वेश्चन को अब आ चुका है, वो एसएससी जेईई में ही आ चुका है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक होना चाहिए। रिवर्सिबल नहीं लगा है वो ऑप्शन गलत है।
आइसेंट्रोपिक का मतलब जब मैंने नोजल भी पढ़ाया था तब मैं बताया था आपको कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन आ गया तो रिवर्सिबिलिटी की बात हो जाती है। वहां पे आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी इस चीज को पढ़ा होगा, वहां तो पढ़ा ही होगा कि इरिवर्सिबिलिटी कहां कहां से होती है। समझ रहे हो आप बात को? तो जब भी अब अगर आप रैंकाइन साइकिल की अगर आप बात करोगे तो आपको प्रोसेस में यह ध्यान होना चाहिए कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक होना चाहिए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ध्यान होना चाहिए। गलती आपसे अब ये नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। कैसे, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ रैंकाइन साइकिल की बात की थी। रैंकाइन साइकिल में कुछ क्वेश्चन किए थे, पहले क्वेश्चन करेंगे। जितना हम लोगों ने उसमें क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में फटाफट ये कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने हर प्रोसेस का क्या क्या पढ़ा था। हर प्रोसेस का हम लोगों ने वर्क डन, हीट आपका क्यू सप्लाइड, क्यू रिजेक्शन और वर्क इन पंप पढ़ लिया था। तो क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे, जैसे अगर इसकी एंथैल्पी H3 है और इसकी एंथैल्पी H4 है और यहाँ पे इसकी एंथैल्पी H2 है और इसकी एंथैल्पी 1 पॉइंट का H1 है, तो फटाफट क्विक रिवीजन के साथ वर्क डन। जैसे टरबाइन का वर्क आउटपुट क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, H3 माइनस H4, यही तो बताया था, यही बताया था। और यहां पे जो Q इन हो रहा है, ये जो Q इन हो रहा है या Q सप्लाइड बोल सकते हो, इसको क्या लिखोगे, H3 माइनस H2, ये लिखते थे। जो हमारा पंप वर्क होता था, जो हमारा पंप वर्क होता था वो क्या होता था यार, H2 माइनस H1, यही तो करते थे। फिर हमारा जो Q आउटपुट या Q रिजेक्शन बोल सकते हो आप, कंडेंसर से जो बाहर आ रहा है उसको क्या लिख सकते हैं, Q आउट को लिख सकते हैं या QR को लिख सकते हैं क्या, H4 माइनस H1, ये किया था हम लोगों ने। और ये आता कहां से था, मैंने ये भी बताया था। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ये फॉर्मूला लिखते हैं हम सारा। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये जितना भी हम लोगों ने लिखा वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से लिखते हैं। फिर हम लोगों ने यहां से एफिशिएंसी निकाली थी। एफिशिएंसी क्या निकाली थी हम लोगों ने यार, कि टोटल वर्क और हीट सप्लाइड। एफिशिएंसी को क्या निकाला था हम लोगों ने, एफिशिएंसी को हम लोगों ने निकाला था टोटल वर्क अपॉन कितना, Q सप्लाइड, ये निकाला था। और यहां से जब एफिशिएंसी हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल की निकाली थी तो क्या निकाला था, टरबाइन वर्क माइनस W वर्क पंप अपॉन Q सप्लाइड, ये एक एफिशिएंसी का फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। फिर हम लोगों ने क्या किया था यार, WT को S3 एंथैल्पी के टर्म में अगर पूछ रहा है तो यहां पे वैल्यू पुट करके हम लोगों ने एंथैल्पी के टर्म में यहां पे रैंकाइन का फार्मूला निकाल लिया था। ये काम हो गया था, अभी तक तो ये काम हुआ। फिर हम लोगों ने वहां से क्या निकाला था यार, हम लोगों ने वहां से वर्क रेशियो निकाला था यार, वर्क रेशियो निकाला था। वर्क रेशियो से फिर हम लोगों ने वर्क रेशियो और बैक वर्क रेशियो में रिलेशन निकाला था। वर्क रेशियो क्या होता था, टोटल वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। बैक वर्क रेशियो क्या आता था यार, निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। अब ये मैं क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूं इस तरीके से, निगेटिव वर्क से आपको ध्यान रहेगा, पंप आपको क्या देता है, निगेटिव वर्क देता है। तो निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क, टरबाइन आपको पॉजिटिव दे रहा है, इस तरीके से याद रखो। फिर हम लोगों ने वहां से रिलेशन निकाला था यार, क्या रिलेशन निकाला था, वर्क रेशियो और बैक वर्क रेशियो में, वर्क रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस बैक वर्क रेशियो। फिर हम लोगों ने एफिशिएंसी को टेम्परेचर के टर्म में भी निकाला था, एफिशिएंसी को टेम्परेचर के टर्म में भी निकाला था। और एक चीज मैंने इसमें और बताई थी, क्या बताई थी इसमें, कि जो ये अपना टोटल वर्क डन है ना किसी भी साइकिल में, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ में बोला जाता है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो जो टोटल वर्क डन है साइकिल का वो टोटल हीट के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो वहां से हम लोगों ने क्या निकाला था यार, हम लोगों ने ये निकाला था कि जो टरबाइन वर्क होगा, जो आपका क्या होगा, टरबाइन वर्क होगा, यानी टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा, टोटल आपके हीट के बराबर होगा, टोटल हीट के बराबर होगा। ये आप जानो,
वहां से ये रिजल्ट निकाला। ये तो बेसिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां से एक रिजल्ट ये निकाला था। यहां से फिर क्या किया था, ये W माइनस WP को यहां पे रख दिया था। यहां पे जैसे ही रखा तो वहां से हम लोगों ने टेम्परेचर के टर्म में एक रिलेशन निकाल लिया था। टेम्परेचर के टर्म में अगर रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी निकालेंगे तो वो कैसे आएगी। अब और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा क्या क्या, ये तो रिवीजन था आपका प्रॉपर तरीके से, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। बार बार मैं उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूं कि आइसेंट्रोपिक का मतलब क्लियरली आपको पता होना चाहिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अगर रैंकाइन साइकिल में प्रोसेस की बात अगर कर रहा है तो आप प्रोसेस में सिर्फ ये आप बताओगे कि एडियाबैटिक नहीं है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, ऑप्शन से खेल जाएगा। समझ रहे हो आप बात। ऐसे ही वो ऑप्शन में एक एग्जाम्पल लेके भी मैंने समझाया था कि अगर टरबाइन में पूछ रहा है, आपके टरबाइन में अगर ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक, ये पूछ सकता है ना कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, नॉन ऑफ दिस। तो एडियाबैटिक नहीं है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। इस चीज को ध्यान रखना, गलती हो जाती है और आपको एसएससी जेई में ये तो कसम ही खानी पड़ेगी कि आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आपको अच्छे क्वेश्चन वहां पे निकालने हैं। आते हुए क्वेश्चन कंफ्यूजन से गलत नहीं करना है, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। वहां से 5 से 7 क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत होता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि गलत नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ा और इतनी तेज, और वो कैसे आएगा, टेस्ट देने से। जितना आप टेस्ट दोगे ना उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को रीड कर पाओगे। यहां प्रैक्टिस देते रहोगे तो क्वेश्चन पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने की आदत तेजी से बनी ना, एसएससी जेई में आप विन कर जाओगे। नहीं तो वहां पे क्वेश्चन ही 2-4 बार पढ़ोगे, आप टाइम किलिंग करोगे। नहीं, वो करना ही नहीं। हम यहीं से प्रैक्टिस इतनी करके जाएंगे कि क्वेश्चन वहां पे हम एक बार में एकदम एक्यूरेसी के साथ पढ़ पाए। आइए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे 2-3 कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे और उसको ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा है, रैंकाइन एफिशिएंसी इज हायर देन कार्नोट एफिशिएंसी, रैंकाइन एफिशिएंसी इज लोअर देन कार्नोट एफिशिएंसी, रैंकाइन एफिशिएंसी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द कार्नोट एफिशिएंसी, रैंकाइन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कार्नोट एफिशिएंसी। एक बात कर लेते हैं थोड़ा इस पे, आओ तुरंत करेंगे। आज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग को ज्यादा करनी है। जरा बात करते हैं यार, एक बात बताओ, अगर हम टीएस डायग्राम अभी जो बनाया था, टीएस डायग्राम की अगर हम बात करें, टीएस अगर डायग्राम की हम बात करें, टीएस डायग्राम की अगर हम बात करें, एक तरफ ले लेते हैं कार्नोट साइकिल और एक तरफ ले लेते हैं रैंकाइन साइकिल। अगर हम बात करें, अगर कार्नोट साइकिल की बात करें तो आपको कार्नोट साइकिल में यह पता होगा, कार्नोट साइकिल में आपको यह पता होगा, क्या पता होगा कि उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और 2 क्या होता है, 2 आइसोथर्मल होता है। वहां पे जो हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है रैंकाइन साइकिल में, और फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन होता है। ये होता है कार्नोट साइकिल में। ये तो आपको पता ही होगा, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होता है। अगर हम कार्नोट की बात करें, कार्नोट साइकिल की, और ये अपना क्या है, वेपर साइकिल की बात है, या रैंकाइन बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये आपका क्या होता है, अगर कार्नोट हम बनाएं
देखना जरा, ध्यान से देखते रहना बस। 1 2 3 4। और इसमें जो बनाया था हम लोगों ने पिछले भी देखा था, अभी में हम लोगों ने कैसे डायग्राम बना था। ठीक, अगर हम बात करें इसकी, यहां पे देखो, ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपने कहा कार्नोट साइकिल है, जो आपका कार्नोट साइकिल है ना, जो कार्नोट साइकिल वो क्या होता है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टरबाइन में होता है। जो हमारा आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है, ये आइसोथर्मल हीट एडिशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ये सब हमारा किस में होता है, कार्नोट में। और ये रैंकाइन साइकिल तो आप जानते ही हो, पहले से ही रैंकाइन साइकिल को आप जानते हो, रैंकाइन साइकिल। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें वर्क डन की बात करें, इसमें अगर हम वर्क डन की बात करें, ध्यान से सुनना, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। इसमें अगर वर्क डन की हम बात करें तो वर्क डन हम लोग किसी भी एरिया में कैसे निकालते हैं, किसी भी अगर एरिया, जिसका एरिया ज्यादा होता है, जिसका एरिया ज्यादा होता है उसमें वर्क डन ज्यादा होता है। हम थर्मोडायनेमिक्स की पूरी बात कर रहे हैं यहां पे। हमने पीवी डायग्राम बनाते थे किसी भी उसमें, पीवी डायग्राम बना के यार उसका एरिया चेक करते थे, किसका एरिया ज्यादा होता था उसमें वर्क डन ज्यादा होता था। तो इसमें एरिया किसका ज्यादा है, ये देखो आप, ये प्रोसेस जा रहा है, ये तो इसमें एरिया किसका ज्यादा है, ये वेपर पावर साइकिल या रैंकाइन साइकिल का। तो जो रैंकाइन साइकिल का वर्क डन ज्यादा होता है किससे, वेपर कार्नोट साइकिल से। इस चीज को अब भूलना नहीं है आपको। पहला रिजल्ट यहां से क्या बताया मैंने, पहला रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया, पहला रिजल्ट आपको यह बता रहा हूं मैं, रिजल्ट तो याद रखने पड़ेंगे यार आपको, मैंने दिखाया भी है। पहला रिजल्ट यहां से क्या बताया मैंने कि अगर हम रैंकाइन साइकिल की बात करें और कार्नोट साइकिल की बात करें तो जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो किसका ज्यादा होगा, रैंकाइन साइकिल का। जो वर्क डन होगा वो रैंकाइन साइकिल का ज्यादा होगा, जो वर्क डन होगा वो रैंकाइन साइकिल का ज्यादा होगा। बार बार आपको मैं ये चीज बता रहा हूं, आप देखो इस चीज को। अगर हम बात करें यहां से, एरिया देखो ना आप, एरिया देखो आप किसका ज्यादा है, एरिया इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो जब भी किसी में हम चाहे टीएस डायग्राम हो चाहे पीवी डायग्राम हो, उसमें हम लोग क्या बताते थे, वर्क डन उसका ज्यादा होगा जिसका एरिया ज्यादा होगा। तो एरिया किसका ज्यादा है, रैंकाइन साइकिल का, वेपर पावर साइकिल का। कार्नोट वेपर साइकिल का एरिया नहीं ज्यादा है। तो यह चीज आपको देख के ही समझ में आ रही है। थर्मोडायनेमिक्स में यह चीज आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसका होगा, जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा। अब एक बात और देखो, अगर हम इसमें उसी में बात अगर हम करें कि मीन, जो टी मीन है ना, ये अगर इसको थोड़ा सा अलग से दिखाएं, थोड़ा सा अगर इसको हम अलग से दिखाएं, थोड़ा सा अगर अलग से दिखाएं हम इसको, तो जो आपका कार्नोट साइकिल है ना, कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करें, कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करें और वेपर पावर साइकिल की बात करें, वेपर पावर साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देखोगे, अगर टेम्परेचर की बात करें हम, अगर टेम्परेचर, जरा ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टी मीन टेम्परेचर, और यहां पे अगर वेपर पावर साइकिल की हम बात करें तो यहां पे जो टेम्परेचर आता था, ये ग्राफ बनता था ऐसे, ये देखो ना आप, अभी जो बनाया था हमने, यहां से अगर हम सिर्फ इस टेम्परेचर की बात अगर हम करें, सिर्फ यहां तक की बात हम करते हैं, यहां तक की अगर हम बात करें सिर्फ, तो इसमें क्या होगा, अगर हम यहां तक की बात अगर हम करते हैं,
ये, और यहां तक की ये बात करते हैं। तो यहां पे जो टी मीन टेम्परेचर है TMA, और यहां का जो TMA है वो रैंकाइन साइकिल का कम होता है किससे? कार्नोट साइकिल से। अगर हम कार्नोट की बात करें, ये आपके रैंकाइन साइकिल का, ये आपका क्या है? कार्नोट साइकिल, और ये आपका रैंकाइन साइकिल। ये सिर्फ बता रहा हूं, बाकी आपको याद रखना है, ये दिमाग नहीं लगाना है, मैं बता रहा हूं बस आपको कि यहां पे जो ये हीट एडिशन वाला है मीन टेम्परेचर, वो यहां का ज्यादा है कार्नोट का। ये अगर TS है, ये कहां से निकाला हमने? इसी स्लाइड से निकाला, ये TMA। इस चीज को आप समझो। अगर सिर्फ इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम दिखाएं, ये तो यहां का जो TMA है ना, TMA जो यहां का है, जो TMA है यहां का, वो किसका ज्यादा है? वो कार्नोट का ज्यादा है। किससे? रैंकाइन साइकिल से। अगर टी मीन एडिशन कार्नोट साइकिल का ज्यादा है, कार्नोट साइकिल का क्या है? ज्यादा है, तो हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला था, जरा एफिशिएंसी का दिखाओ जरा। एफिशिएंसी का जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था वो T लोअर अपॉन T क्या है? ये रिजेक्शन निकाला था। इसको क्या लिख सकते थे? और 1 माइनस TMR अपॉन TMA। एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, अगर हम उस चीज को छोड़ दें, रिजेक्शन वाले को, अगर हम सिर्फ TMA को देखें, TMA को देखो, TMA की वैल्यू किस पे ज्यादा है? कार्नोट में। जरा ध्यान से समझना, यही बस थोड़ा समझना है। इस चीज को समझ लोगे ना जितनी जल्दी आप, उसके बाद तो क्वेश्चन विद इन सेकंड करेंगे, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आया हुआ है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आया हुआ। बाद में मैं बस रिजल्ट लिखूंगा, उसको बस याद करना होगा। एक बार समझ लो आप बस कि कैसे आता है, उसके बाद आपको चीजें वो ध्यान रखनी पड़ेंगी बस, क्योंकि यार क्वेश्चन देख के लगाने वाले होने चाहिए जेई में। वहां पे ये नहीं करना है आपको, वहां नहीं करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। बाकी मैं 2 रिजल्ट लिखूंगा, वो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए। वहां पे ये सब करने का समय नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। एक बात बताओ, जब टी मीन एडिशन का जो कार्नोट साइकिल का ज्यादा है, तो ये अगर ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ओवरऑल वैल्यू कम होगी तो 1 से कम घटेगा, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी किसकी? कार्नोट की क्या हो जाएगी? ज्यादा। खत्म। पहले ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये तो पूछा ही गया है, अभी दिखाता हूं मैं। 3 पॉइंट अब आपको याद रखने हैं, 3 पॉइंट जो मैंने ये इतना देर समय लिया है। 3 पॉइंट। वर्क डन, अगर रैंकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल की बात करें, और वर्क डन पूछे किसमें ज्यादा है, तो एरिया किसका ज्यादा लग रहा है? एरिया किसका ज्यादा है? एरिया इसका ज्यादा है, वेपर पावर साइकिल का, रैंकाइन का। देखो ना आप, एरिया ज्यादा है, इससे ये पोर्शन ऐड हुआ है इधर, तो जिसका एरिया ज्यादा, वर्क डन उतना ज्यादा। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि वेपर पावर साइकिल में, वेपर पावर साइकिल इन कंपैरिजन टू कार्नोट साइकिल, वर्क डन इन अ रैंकाइन साइकिल इज ग्रेटर देन कार्नोट साइकिल। समझ में आ गई बात? दूसरी बात क्या रिजल्ट निकाला हम लोगों ने कि जो ये टेम्परेचर एडिशन है वो रैंकाइन साइकिल का ज्यादा है, रैंकाइन साइकिल का ज्यादा है। देखो ये यहां पे ना, अगर आप ये देखो जरा, ये है आपका, तो इसका जो एडिशन टेम्परेचर है इस पोर्शन का, और इसका जो है वो ज्यादा है रैंकाइन का, रैंकाइन के कंपैरिजन। तो जो एडिशन टेम्परेचर है कार्नोट का वो ज्यादा है। अब इससे क्या होगा? ये जो हम लोगों ने एफिशिएंसी पढ़ी थी, वहां पे हम लोगों ने ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, और यहां पे टेम्परेचर मीन एडिशन यहां पे आ रहा है, और जैसे यहां पे ये ज्यादा हुआ, यहां रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू 1 से कम घटेगी, और ओवरऑल वैल्यू 1 से कम घटेगी तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज ग्रेटर देन वेपर पावर साइकिल। तो 2 रिजल्ट आपने अभी तक जाना है। ये 2 रिजल्ट इसीलिए बता रहा हूं कि दूसरा रिजल्ट क्या है आपका, कि जो आपकी एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल की,
वो आपकी रैंकाइन साइकिल से ज्यादा है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। इन्हीं पे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया और यही पूछते ही, और इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या, किससे ये आया था? ये आया था जो मीन एडिशन है कार्नोट का, वो ग्रेटर देन है मीन एडिशन रैंकाइन की। ये 3 रिजल्ट है, 3 रिजल्ट है, और इसी से क्वेश्चन अब हो जाएंगे सारे जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने इससे 3 रिजल्ट निकाले बेहतरीन तरीके से। क्या क्या रिजल्ट निकाला हम लोगों ने यार? कि जो वर्क डन है, जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन है, अगर हम कंपैरिजन करते कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल का, तो वर्क डन हमारा रैंकाइन साइकिल का ग्रेटर देन होगा कार्नोट साइकिल से। इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी सबको ध्यान रहती है यार, क्योंकि कार्नोट का जब नाम आता है ना तो सब जानते हैं 100% इफिशियंसी होती है। इसमें गलती नहीं करते हैं, गलती इसमें होती है इस वाले में कि वर्क डन किसका ज्यादा होता है। और अगर ये पॉइंट पूछ ले तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने सिर्फ आपको 3 रिजल्ट बताए। अब जो कैसे आया तो वो भूल जाओ, समझ गए होगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको सिर्फ ये 3 रिजल्ट याद करने पड़ेंगे बस। ये रिजल्ट, ये नहीं भूलना है आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको, और इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रैंकाइन एफिशिएंसी इज हायर देन कार्नोट एफिशिएंसी। नहीं यार, ये तो नहीं है, नहीं। रैंकाइन एफिशिएंसी इज लोअर देन कार्नोट एफिशिएंसी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये है, ये जो बताया है ना, जो समय लिया है, इसको आप ध्यान रखो। आपको ये जानने में बहुत ज्यादा आपको बता दिया मैंने, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट नहीं भूलना है आपको, रिजल्ट नहीं भूलना है। अब आप देखो, तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। अगर वर्क डन पूछेगा तो वर्क डन में भी आप कंफर्टेबल होगे। अब पूछा है, आगे क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन रैंकाइन साइकिल the work done by turbine during expansion of steam is 8 kilojoule, while the work required for the pump to the feed back the water into the boiler is 6 kilojoule. Determine the work ratio. Work ratio आपको बताया था मैंने, आपको बताया था कि वर्क रेशियो क्या होता है। वर्क रेशियो आपका क्या होता है? वर्क रेशियो आपका होता था टोटल वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। ये बताया है मैंने सब पिछली क्लास में। अब देखो टोटल वर्क क्या है, सबसे पहले डेटा लिख लो जरा। टरबाइन वर्क कितना दे रखा है? 8 किलो जूल। व्हाइल रिक्वायर्ड पंप में कितना वर्क हो रहा है? ऑन द सिस्टम होता है तो -6 किलो जूल। अब रख दो जरा बस सीधे सीधे। अगर वर्क रेशियो की बात हम करें, वर्क रेशियो क्या हो गया? कितना? 8 - 6 अपॉन 8 कितना आ गया? ये 1/4 यानी 0.25 करेक्ट। ये तो आसान है, ये तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो विद इन सेकंड हो जाए। ये तो आपको लिखते हुए मैंने बताया। अब ये क्वेश्चन करना है जैसे एग्जाम में करना है, तुरंत आपने देखा यार टरबाइन वर्क 8 है और आपका पंप वर्क 6 है। पंप में निगेटिव होता है, ये आपको पता ही, निगेटिव वर्क डन है, तो आपने सीधे ये चलाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा देना है, विद इन ए सेकेंड उड़ा देना है क्वेश्चनों को। 8 - 6 2 by 8 1/4 0.25 ये सब लिखने की कहानी की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए किया है। ऐसे क्वेश्चनों में समय बचाया जाता है और ये आया हुआ है। कब आया हुआ है? DSSB जेईई में। SSC का भी फेवरेट सवाल है, दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये सब लिखा नहीं जाता है। एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, अगर आपको पता है तो तुरंत आप वहां पे ऐसे 8 सीधे करोगे यार, 2 by 8 1/4 0.25 ऐसे होना चाहिए। 1 सेकेंड लगना चाहिए, 1 सेकेंड बस, इससे ज्यादा नहीं।
इसमें समय बचा के न्यूमेरिकल, जो अच्छे न्यूमेरिकल आए उसमें समय देना है। अब आप देखो, फॉर द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर द रैंकाइन साइकिल हैज, ये मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन तो फेवरेट हैं इनके। और कब आया ये? एसएससी जेई 2019 में। लग जाओ एसएससी जेई में। मैंने बताया ना, पावर प्लांट में आप जाके देखो, अगर वीडियो नहीं देखे हो ना, बॉयलर क्या बेहतरीन तरीके से 67 क्वेश्चन किया है, उससे कुछ बाहर नहीं आने वाला, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, गारंटी ले रहा हूं। मैंने बॉयलर परफॉर्मेंस तक पढ़ाया है पूरा प्रॉपर तरीके से, और क्वेश्चन भी कराए हैं, और उसमें क्या आ सकता है वो भी कराया है। आप नोजल जाके देखो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कन्वर्जिंग नोजल, कोई नहीं बताता, उसको जाके देखो आप, आया है भर भर के क्वेश्चन आए हैं एसएससी जेई, उसको आप पढ़े नहीं रहते हो। जो हमारे डिप्लोमा वाले भाई हैं वो भी नहीं पढ़े रहते, तो उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप जाके देखोगे वहां से। अब यार मैकेनिकल के हो कि आप ये सोचो कि रिस्क लेंगे क्वेश्चन छोड़ने की, नहीं ले सकते रिस्क, सीटी नहीं है तो रिस्क कहां से लोगे आप। तो हर एक टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद भी आपको वहां पे 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो आप सुने भी नहीं रहते हो। इसीलिए मैं 80 क्वेश्चन की बात करता हूं जब भी बात करता हूं, कि 80 क्वेश्चन आपको सही करके आने ही पड़ेंगे, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन वो इस तरीके से देता है डेटाबेस, जो आप सुने ही नहीं सुने होंगे, हर बार होता है। अब क्वेश्चन देखो जरा, फॉर द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर द रैंकाइन साइकिल, वर्क की बात किया है, हायर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट देन द कार्नोट साइकिल। बताओ, इक्वल इफिशियंसी टू दैट ऑफ कार्नोट साइकिल, मोर इफिशियंसी देन दैट ऑफ कार्नोट साइकिल, लोअर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट देन दैट ऑफ कार्नोट साइकिल। क्या है बताओ? फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, वही 3 पॉइंट। और ये आया हुआ है कि क्या रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था, कि यार वहां से एक रिजल्ट निकाला था कि जो वर्क डन रैंकाइन साइकिल में है ना, वो ग्रेटर है कार्नोट साइकिल से। और दूसरा क्या निकाला था, जो टी मीन एडिशन है वो कार्नोट का ज्यादा है, किससे? रैंकाइन से। इस वजह से जो आपकी इफिशियंसी है कार्नोट की, वो ग्रेटर है किससे? रैंकाइन से। बस खत्म, यही 3 रिजल्ट है। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? हायर स्पेसिफिक रैंकाइन साइकिल, द रैंकाइन साइकिल है हायर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट देन ऑफ कार्नोट साइकिल। खत्म। देखो आपके 3 रिजल्ट यही तो निकाला है अभी, आता है ये, आता है, तो ध्यान तो देना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट, इक्वल इफिशियंसी, ये तो हो ही नहीं सकता। मोर इफिशियंसी नहीं यार, इफिशियंसी तो कार्नोट की ज्यादा होती है, इफिशियंसी तो कार्नोट की ज्यादा है ना, लोअर स्पेसिफिक नहीं, वर्क डन ज्यादा होता है। तो इस चीज को आप समझ गए कि, और ये 3 रिजल्ट आपको ध्यान होने चाहिए, यहां छप जाना चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा यार, देखो ये भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों की मैं बात करता हूं, जो मैंने अभी बोला ना कि 10 से 12 क्वेश्चन, और ये कब आया है? 2020 में। ऐसे क्वेश्चनों की मैं बात करता हूं कि अगर आपको आइडिया नहीं है, ये क्वेश्चन आप अगर इफिशियंसी आपको नहीं पता है कितनी होती है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब इसका याद ही करना पड़ेगा यार, इसमें कोई है ही नहीं। आपको 35 से 45 होता है रैंकाइन साइकिल, ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए। नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे इसको। ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, 10 से 12 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि अगर आपको या तो पता है उस चीज के बारे में, या तो नहीं पता है, तो उस 10 क्वेश्चन को मैं नहीं इवेल्युएट करता। बाकी जो हमारे 80 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल, उनको अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और देख रहे हो यार उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, न्यूमेरिकल को भी अटेम्प्ट करने का तरीका यही है। सबसे पहले आप गो थ्रू हो लो 1 से 100 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल को छोड़ते चलो। जैसे तुरंत फार्मूले पे है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन दिखाया मैंने कि वर्क रेशियो पे क्वेश्चन पढ़ा, उनको नहीं छोड़ना, उड़ा देना है उनको, क्योंकि वो 1 सेकंड में निकल जाएगा।
लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं यार जो 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट भी ले लेते हैं, कभी कभी तो 3 मिनट ले लेते हैं। उनको पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। पहले आप 100 क्वेश्चन गो थ्रू हो लो, टेंशन भग जाता है, क्योंकि आपके उस समय कम से कम आपके क्वेश्चन जो है ना 70 या 75 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो चुके होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब आप न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हो तो वो भी विद इन अ सेकेंड निकलता है फिर। और ऐसे क्या होता है, अगर आप एक न्यूमेरिकल में स्टक कर गए, फंस गए, तो वो आपका अगर 4 मिनट से 5 मिनट खराब कर दिया ना, तो आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो ये गलती करना ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन जैसे, तो ये आपको याद है तो तुरंत लगा दोगे, नहीं याद है छोड़ो। और निगेटिव मार्क से बचना है एसएससी में, क्योंकि अब ये बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा मैं कि 1/4 नहीं है, अब 1/3 है निगेटिव मार्किंग। तो तुक्के नहीं लगाना, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, जितना भी करो सॉलिड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये भी कराया है मैं। क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ वेपर पावर साइकिल। बताओ। वर्क रेशियो और बैक वर्क रेशियो में मैंने अभी रिवीजन भी कराया है ना, अभी आते ही तब भी बताया था, एक बार और देख लो क्या होता है वर्क रेशियो। सीधे देखते जाना फटाफट कि अगर वर्क रेशियो की बात करें, वर्क रेशियो क्या होता है? वर्क रेशियो होता है टोटल वर्क और क्या होता है, टरबाइन वर्क। अब टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, ये होता है, यही तो होता है। अब उसके बाद रख दो जरा वर्क रेशियो, यहां पर रखा टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। इसको जरा यार अलग अलग करो जरा, इसको अगर अलग अलग करोगे तो ये आता है WP माइनस WT। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम बैक वर्क रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं? बैक वर्क रेशियो। इसी को मैं याद कराने के टर्म में क्या बताया था? निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। अगर जहां भी बैक वर्क रेशियो की बात आई तो वहां पे आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। तो यहां पे आपने क्या लिखा फिर? जो आपका निकल के आया आपका वो आया वर्क रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस बैक वर्क रेशियो जी। अब देख लो आप कौन सा सही है। पहला ही ऑप्शन सही, खत्म। ये बताया है मैंने, पहले भी बताया था, खत्म। समझ रहे हो बात को? आप इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब उड़ जाने चाहिए, ये तो मैं बता रहा हूं। ये वहां करने की गलती नहीं करना, गलती नहीं, अपराध है ये, अपराध। ये नहीं कर सकते वहां, हाँ याद होना चाहिए। अभी ये पूछा है वो बैक वर्क पूछ लेगा, तो बैक वर्क रेशियो में अगर पूछा वो तो आप सीधे पंप वर्क अपॉन टरबाइन वर्क लिखोगे। तो ये अगर करने जा रहे हो तो आप अपराध करने जा रहे हो, ये नहीं करना। सीधे याद होनी चाहिए चीजें। देखा, ऐसे देखा, तुरंत लगा दिया, इस तरीके से। ये सब क्वेश्चन देखने सोचने वाले नहीं है, सीधे करने वाले हैं। देख के तुरंत उड़ा दो, इतना समय भी नहीं रहता। ये क्वेश्चन देखो आप, ये कब आया है? 2019 में। देखो आप क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा देखो, जरा बात करते हैं यार इसमें कि द पावर डेवलप्ड बाय अ टरबाइन इन अ सर्टेन स्टीम पावर प्लांट इज 1206 किलोवाट। क्या दे रखा है? पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन। पावर डेवलप मतलब टरबाइन का जो वर्क है वो कितना दे रखा है? 1206 किलोवाट, ये दे रखा है। द हीट सप्लाइड टू द बॉयलर, यानी क्यों सप्लाइड दे रखा है यार, कितना दे रखा है? 3500 किलो जूल पर केजी, ये दे रखा है।
आगे बढ़ो। द हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम टू द कूलिंग वाटर इज 2900। तो क्यों रिजेक्शन कितना दे रखा है? 2900 किलो जूल पर केजी। ये है ना? देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। द फीड पंप वर्क रिक्वायर्ड टू द कंडेंसेट बैक इनटू द बॉयलर इज 6 किलोवाट। अब क्या दे रखा है? डब्ल्यू पंप कितना दे रखा है? -6 किलोवाट। माइनस क्यों लगा? आपको पता ही है ये पंप वर्क निगेटिव वर्क। अब क्या पूछ रहा है? अब आपसे ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द मास फ्लो रेट ऑफ द साइकिल। व्हाट विल बी द मास फ्लो रेट, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? मास फ्लो रेट ये पूछ रहा है। कैसे निकालो जरा बताओ, कैसे निकालोगे? जो जो चीज बताया है उससे बाहर नहीं है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ इसमें। कैसे होगा ये? किसकी बात कर रहा है आप? ये पावर डेवलप, ये जो हमारी बात कर रहा है पूरी साइकिल की ही तो बात कर रहा है, ये पूरी साइकिल की बात कर रहा है, वेपर पावर साइकिल की बात कर रहा है। और मैंने क्या बोला था? वेपर पावर साइकिल या किसी भी साइकिल की बात हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? टोटल हीट के। टोटल वर्क डन W टोटल किसके बराबर हो जाएगा? Q टोटल के। चेंज की अगर हम बात करें, चेंज की अगर हम बात करें, एक बात और देखते हैं यार, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली बात है ये। क्या बात ध्यान से देखने वाली है? ये यूनिट किसमें है? किलोवाट। और ये यूनिट किसमें है? केजी में। केजी में है। जरा टोटल वर्क लिखो जरा, कितना है टोटल वर्क? यानी टोटल वर्क अगर हम लिखने जाएंगे, टोटल वर्क अगर हम लिखने जाएंगे तो टोटल वर्क मतलब क्या हो गया? टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिखेंगे? क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्शन, यही तो लिखेंगे। अब टोटल वर्क डन कितना है? यहां पे टरबाइन वर्क डन कितना है? 1206 किलोवाट में चल रहा है, माइनस ये कितना है? 6 किलोवाट। 6 किलोवाट। अब क्यू सप्लाइड क्या है? क्यू सप्लाइड आपका कितना है? देखो, या तो ये मैं प्लस क्यू लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे जो भी मैंने लिखा है ना क्यू रिजेक्शन, इस चीज को आप ध्यान रखो, यहां पे गलती मत करना। लोग फॉर्मूला ये याद रखते हैं, अगर टोटल वर्क लिख रहे हैं या तो फिर आप W टरबाइन माइनस वर्क ऑफ पंप मत लिखो, माइनस मत लिखो। टोटल वर्क मतलब टरबाइन वर्क प्लस पंप वर्क, टोटल हीट मतलब सप्लाइड और रिजेक्शन। आप ये जानते हो कि वर्क पंप में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वहां पे वर्क निगेटिव है, और हीट सप्लाइड पॉजिटिव है, हीट रिजेक्शन निगेटिव है। तो ये चीज आप यहां रखो, फॉर्मूला आप यही लिखोगे। इस चीज को बार बार मैं बताता हूं, लोग ये भी लिख देते हैं ये निगेटिव, और यहां पे फिर निगेटिव लिख के फिर निगेटिव निगेटिव करके पॉजिटिव कर देते, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपको टोटल वर्क डन इस तरीके से ध्यान रखना है ना कि टरबाइन वर्क प्लस पंप वर्क। अब प्लस पंप वर्क तो पंप वर्क निगेटिव है, इस तरीके से रखोगे। इसीलिए वहां पे मैं दिखा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीजें आपको यहां समझ लो, एग्जाम में गलती करने की जरूरत नहीं है। क्यू आर की वैल्यू मैंने यहां पे जब निगेटिव रख दी है ना, ये देखो ना आप, निगेटिव साइन जब रख दिया है ये, तो आपको अब जरूरत नहीं है, यहां पे भी निगेटिव साइन मैंने ये रख दिया है, तो इस तरीके से लिखोगे आप। अब कर फिर क्या है? क्यू सप्लाइड की वैल्यू कितनी है आपकी? 3500, और क्यू रिजेक्शन की वैल्यू कितनी है? 2900 माइनस। अब एक चीज हम देखते हैं यार, यहां पे किलो जूल पर केजी है और यहां पे क्या है? ये आपका किलो वाट। इसको क्या लिख सकते हैं? वाट को जूल पर सेकेंड लिखते हैं यार। अगर हम मास का यहां मल्टीप्लाई करा दें, मास का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें और जिसकी यूनिट क्या हो? केजी पर सेकेंड हो, तो इस यूनिट बराबर हो जाएगी दोनों की। देखो, यूनिट से खेला, मास निकालने के लिए यही करना। लोग डायरेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको समझ की चीजें करनी कि यार यहां पे किलो वाट है और वाट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड।
वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, और यहां पे हमारा क्या दे रखा है, किलो जूल पर केजी। अगर इस चीज में अगर हम केजी पर सेकेंड का मल्टीप्लाई करा दें तो ये किलो जूल आपका आ जाएगा कि नहीं है, किलोवाट आ जाए। यहां पे अगर हम मास का मल्टीप्लाई करा दें इस वाले में, इसमें 2900 जो यूनिट दे रखा है, तो केजी कट जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड, और वो वाट होता है, किलोवाट। तो यहां से ध्यान रखना, इसीलिए बहुत बेसिक से चलना, क्योंकि यहां पे गलती लोग करते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं, मास का मल्टीप्लाई कराए, यूनिट बराबर। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1200, और ये कितना हो गया 600। अब मास, और यहां से आप काट दोगे तो M2 आ जाएगा, केजी पर सेकेंड। ये देखो यहां पे यूनिट भी दे रखी है, केजी पर सेकेंड। तो यूनिट बैलेंस से भी आप कर सकते थे इसको, इसीलिए बहुत धीरे चलाऊं मैं इस क्वेश्चन। यहां पे तो दिक्कत नहीं हुई, यहां पे दिक्कत नहीं हुई। अगर यहीं पे ना, और ये आवर में दे देता, सेकंड की जगह आवर में दे देता, तो आप तो बस यहां पे केजी पर सेकंड से मल्टीप्लाई करा देते, गलत कराते, ऑप्शन के साथ खेल देता वो। यहां पे ये था कि मास में आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मास जो मल्टीप्लाई होगा वो किस तरफ होगा, क्यू सप्लाई, क्यू टोटल, क्यू में होगा कि वर्क डन में होगा। तो आप यूनिट चेक करोगे, यूनिट आपने देखा यार कि जो वर्क डन टरबाइन और पंप का है ना, वो वाट में दे रखा है, और जो हमारा जो हीट सप्लाइड और रिजेक्शन का जो यूनिट दे रखा है वो किलो जूल पर केजी में दे रखा है। तो इसको वाट में बनाने के लिए, किलोवाट में बनाने के लिए इस मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे, केजी कट जाएगा, केजी किलो जूल पर सेकेंड, यानी वो किलोवाट आएगा, तभी तो यूनिट बराबर होगी दोनों की। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब ये गलती दोबारा हो नहीं कि जब भी इस तरह, यही मैं बोल रहा हूं कि ये जो अभी पिछले क्वेश्चन आए उनको अगर विद इन ए सेकेंड निकाल लोगे एकदम तुरंत ऐसे, तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा सजग होकर काम करना पड़ेगा कि यार यहां पे जो m आ रहा है, जो वैल्यू हम m की निकाल रहे हैं, वो किस में ऑप्शन में दे रहा है। यहां तो बहुत सिंपल वे में दे रखा है, केजी पर सेकेंड, केजी पर आवर में दे देता और केजी पर सेकेंड दोनों में दे देता, तो आपको चेक करना पड़ता। यहां पे यूनिट्स को देखा मैंने यार, यहां पे तो ये देखा कि जो टरबाइन वर्क है और पंप वर्क है वो किलोवाट में है, और जो हमारा क्यू सप्लाइड है और क्यू रिजेक्शन है वो किलो जूल पर केजी में है। यानी यहां पे मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसके यूनिट के बराबर होगा, तभी तो दोनों चीजें बराबर हो पाएंगी। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तक का जितना भी क्वेश्चन हुआ है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस पे एक सेशन और लूंगा मैं रैंकाइन साइकिल पे। अभी तो आज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हुई है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सारे आए हुए हैं। गलती कहां नहीं करनी है वो भी मैंने बता दिया। एक और सेशन लेंगे रैंकाइन साइकिल में, जिसमें हम लोग काहे की बात करेंगे, उसमें बात करेंगे किसकी, उसमें हम बात करेंगे कि इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि यार रीहीट वेपर साइकिल में कैसे करेंगे, रीजनरेशन कैसे करेंगे, सुपर हीट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है उससे, डायरेक्ट। आपको मैं बस रिजल्ट जैसे ये लिखाया है ना, रिजल्ट इस तरीके से बस रिजल्ट लिखाऊंगा और आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही लिखा दिया और इसको एग्जाम में सोचोगे इस तरीके से तो टाइम किलिंग होगा। वहां पे इतना टाइम होता नहीं है आपके पास, ये वहां सोचने की जरूरत नहीं है, ये यहीं सोच लो जितना सोचना। कोई डाउट है पूछ लो, वहां ये सब नहीं करने की जरूरत है। वहां पे सीधे रिजल्ट याद होने चाहिए, ये यहीं पे है, वहां नहीं है। रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि यार इससे जो कंक्लूजन निकाला था ना हम लोगों ने, ये निकाला था, 3 चीजें, वो ध्यान होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने किस 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 पे न्यूमेरिकल की बात की हम लोगों ने, कि बैक वर्क रेशियो पे जितना न्यूमेरिकल था वो कर लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने ये देखा कि रैंकाइन जो वर्क डन है वो कार्नोट साइकिल से ज्यादा आता है, इफिशियंसी कम आती है। यही तो रिजल्ट प्रूव किया है।
और फिर क्या बात की हम लोगों ने, बैक वर्क रेशियो पे क्वेश्चन किया, वर्क रेशियो पे क्वेश्चन किया, और एक साइकिल में हीट सबसे अच्छा क्वेश्चन वो है, उसको ये आगे आ सकता है, आप ये समझो इस बात को, बस यूनिट का खेल है यहाँ पे। अगर यूनिट उन्होंने यूनिट के साथ खेली, इसलिए बहुत आराम से इस चीज को बताया। और एक चीज ये भी बताया मैंने, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना आप, कि जो आप लिख रहे हो ना, या तो आप दो तरीके से कर सकते हो इसको, या तो आप यहीं पे लिख लो, या तो आप ये लिखने की आदत रहती है ना, पंप वर्क नेगेटिव होता है तो यहीं लिख लो। अगर फॉर्मूले में आप लिख रहे हो तो यहां पे नेगेटिव मत लिखना, अगर यहां पे नेगेटिव लिख दिए तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा और वो हो जाएगा गलत। तो मेरा तो सजेशन यही है कि जब डेटा दे रखा है तो आप यहीं लिखो। और क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप हीट रिजेक्शन की बात करते हो ना, तो वहां पे आप नेगेटिव लगाते हो, तो उसी के साथ चलो, यहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप वर्क डन ऐसे लिखो, टरबाइन वर्क प्लस पंप वर्क, सप्लाइड, क्यू सप्लाइड और क्यू रिजेक्शन। अब आपको पता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है पंप में, तो निगेटिव होता है, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने फॉर्मूला भी जब लिखाया था ना एफिशिएंसी का, तो मैंने टोटल वर्क डन वहां पे भी टरबाइन प्लस पंप वर्क ही लिखाया था। अब ये हमको पता है कि पंप वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो निगेटिव होता है, तो बाद में लिखा था। तो ये चीज आपको करने की जरूरत है, ये गलती करना नहीं, इसलिए इस चीज को बार बार बता रहा हूं मैं। गलती कहां होती है, आप क्यू रिजेक्शन आप थर्मोडायनेमिक्स में क्या लगाते हो, निगेटिव लिख देते हो, और यहां पे भी आप लिख देते हो फॉर्मूले में भी, अब वो हो गया पॉजिटिव यहां आके, और गलत हो जाएगा। तो वो गलती आपको करनी नहीं है। मैं आपको गलती बता रहा हूं कहां कहां गलती होती है। और अब एसएससी जेई में जितने भी दिन बचे हैं, आपको पता है कितने दिन बचे हैं, 40 से 45 दिन जो भी बचा है, अपने आप को झोंक दो एकदम तगड़े तरीके से। इस तरीके से पढ़ाई करो कि जैसे ये लास्ट अटेम्प्ट हो, अंडरग्राउंड हो जाओ 2 महीने, जो भी है 40-45 दिन, किसी से कोई वास्ता नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फोकस कि टेक्निकल में 80 क्वेश्चन सही करना है, रीजनिंग में 44 से 45 क्वेश्चन सही करना है, जीएस में 25 से 30 क्वेश्चन सही करना है, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। वो चाहे डिग्री का हो चाहे डिप्लोमा का हो। अगर इस तरीके से आप अगर डेडिकेट हो के अभी नहीं पढ़ा, और टेस्ट बहुत लगाने की जरूरत है। मैं बार बार, टेस्ट क्यों जरूरी है यार, पीवाईक्यू तो मैं करा ही रहा हूं और सारे कराऊंगा, मैं सारे कराऊंगा पीवाईक्यू की टेंशन आप मत लो, और वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अभी यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसी से आएगा। अगर आप सेशन इसको देख रहे हो ना, मैं छोटे मोटे क्वेश्चन, थोड़े थोड़े क्वेश्चन नहीं कराता। अगर किसी भी टॉपिक को पकड़ा है मैंने, तो पूरे क्वेश्चन कराए, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने क्वेश्चन कराए मैंने। जितना भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी जेईई एग्जाम में अगर क्वेश्चन अलग आया, मैं सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं कराया मैंने ना। उसी में क्वेश्चन में मैंने जितनी वेरिएशन हो सकती मैंने बताया है आपको, कि ये पूछा जा चुका और ये आएगा। तो आप क्वेश्चन यहां पे 30 करते हो, लेकिन वो दुगना रहता है। अगर यहां पे मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, और अगर क्लास आप सीरियसली ले रहे हो ना, तो 60 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। और जेईई में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा यार। बॉयलर में मैंने 67 क्वेश्चन कराए, आप डबल ट्रिपल कर लो उसको। मैंने एक टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं लिया, सब अलग है, सब अलग। यहां पे भी जो क्वेश्चन कराता हूं, आपको उस क्वेश्चनों के थ्रू रिवीजन कराता हूं मैं पूरा, कि यार ये पूछा जा चुका और ये आएगा। तो एक क्वेश्चन नहीं रहता वो। तो आप टेस्ट सीरीज आप दो, वहां पे मॉक भी दे रखा है, आप देखोगे वहां पे जितने भी मॉक आप देखो ना जाके एसएससी का, वहां पे की पॉइंट इस तरीके जैसे मैं बताता हूं, कंक्लूजन, रिजल्ट, क्या आपको याद रखना है, वैसे वहां भी लिखा हुआ है कि आपको क्या चीजें याद रखनी है बस, और क्या पूछा जा सकता है, वो की पॉइंट में सारे लिखे हुए हैं। तो एसएससी जेईई का आप मॉक दो जाके, वहां पे टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और बहुत समय बचा नहीं है यार, अब ये भी लगा हुआ और ये भी लगा हुआ। और इसरो का भी अपना चल रहा है, जो चेंजेस इसरो ने कराए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, आप मॉक देके देखो, उसी लेवल का पेपर बनाया है। और क्या पूछा जा सकता है एलाइड से, वो भी वहां पे है, आप जाके चेक करो वहां पे। तो मिलते हैं, रैंकाइन का एक पार्ट और है, उसमें लास्ट क्लास रहेगी, और उसको खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।